जैसा कि आप लोगों को पता है, रो का वैकेंसी आ चुका है और उसकी तैयारी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके लिए समान अध्ययन का पूर्वावलोकन जो 1990 से फरवरी 2022 तक के प्रश्न शामिल हैं यहाँ पर, और यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा समान अध्ययन प्रश्न पत्र भी शामिल है। भारतीय इतिहास सिलेबस में आपका भारतीय इतिहास दिया हुआ है। भारतीय इतिहास की बात करें तो इसमें तीनों आपके इतिहास रहेंगे: प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आपका आधुनिक भारतीय इतिहास। अब तीनों इतिहास है तो उसके साथ साथ आपको देखिए इसमें पाषाण काल, सैंधव सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध, जैन, शैव, छठी यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर, गुप्त एवं गुप्तोत्तर, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला और दक्षिण भारत, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, पूर्व मध्यकाल। इतने टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक, जब इतने टॉपिक पढ़ने हैं उसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमें पढ़ना है दिल्ली सल्तनत, मुगलों का आक्रमण, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, यानी दिल्ली सल्तनत में ही इन सबों को पढ़ना है। हुमायूं, शेरशाह, औरंगजेब, जहांगीर, इन लोगों को पढ़ना है। उसके बाद आप आधुनिक भारत में आएंगे तो ये हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप इसके लिए एनसीईआरटी जो आती है उसका भी यूज कर सकते हैं और इसको भी पढ़ेंगे। अगर आपने वो बुक्स पढ़ चुके हैं तो आप उसको ही पढ़ें और रिवीजन करें और क्वेश्चन पेपर देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन पेपर देखें। और इसमें देखिए आईएएस के भी क्वेश्चन शामिल हैं, पीसीएस के भी, उत्तराखंड पीसीएस के और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इतने पीसीएस के पेपर्स शामिल हैं आपके। और उसके बाद इसमें निम्न भागों में विभाजित किया गया क्या गया आपका: करंट अफेयर्स, भारतीय इतिहास, सामान्य भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, पर्यावरण पारिस्थितिकी और सामान्य विज्ञान और राज्य आधारित प्रश्न। तो ये 3 3 9 6 2 8 सब्जेक्ट घटना चक्र का निकलता है। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास का देखेंगे, फिर क्रम से देखते जाएंगे। अगर पेजेस की बात करें तो 600 कुछ समथिंग कुछ पेज है। इसमें आपके पहले देखिए थ्योरी दिया हुआ है, पहले डिटेल में थ्योरी दी हुई है। थ्योरी के बाद आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा कि पता चलेगा कि कितना हो पा रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, जिससे ये क्लियर होगा कि पढ़ा हुआ कुछ है भी दिमाग में या चला गया। स्टार्ट करेंगे पाषाण काल, प्राचीन भारत का इतिहास यानी पाषाण काल। फर्स्ट टॉपिक है पाषाण काल। तो यहाँ पर पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, और जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिल रहा है इस काल में तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया। और लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में के लिपि में साक्ष्य तो है, किंतु उनके जो साक्ष्य मिले हुए हैं वो अपठ्य है, दुर्बोध्य होने के कारण उनसे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। और लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। अगर जहाँ पर लिखित विवरण मिल रहा है वो क्या कहलाएगा आपका ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता जैसे आहाड़, जोरवे आदि आती है। और 6ठी शताब्दी के आसपास क्या हुआ था, यह काल ऐतिहासिक काल आरंभ हुआ था। अब इसमें बात करें तो 1863 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। कब? 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करें तो पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण यहाँ पर क्या हुआ, इसको 3 चरणों में विभाजित किया गया। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब उपकरणों में भिन्नता के कारण भी पूरा पाषाण काल जो है इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया। तो कौन कौन? पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल। अब देखिए यहाँ पर पूर्व पूरा पाषाण काल में किस चीज के साक्ष्य मिलते हैं आपके,
तो देखें क्रोड उपकरण के साक्ष्य है, जिससे पता चलेगा कि हाँ ये चीजें पूरा पाषाण काल के हैं, पूर्व पाषाण काल के। तो यहाँ पर देखिए हस्त कुठार, खंडक एवं विदारणी, इस प्रकार के औजार जो है यहाँ पर मिले। और मध्य पूर्व पाषाण काल में फलक उपकरण, इस प्रकार के उपकरण क्या हुए मिले। और उच्च पूर्व पाषाण काल में दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण क्या हुए प्राप्त हुए। अब नेक्स्ट की बात करें तो सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी जो पाकिस्तान से चापर चांपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण से प्राप्त हुए। ठीक, यहाँ से क्या हुआ, ये प्राप्त हुए। और सर्वप्रथम मद्रास के समीप क्या हुआ, बदम दूरे तथा अतिरपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। किसके, हैंड एक्स संस्कृति के। इन सारी चीजों को ध्यान से देखते सुनते चलिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन बनेंगे आगे। अभी संस्कृति की अन्य बात करें तो क्लीवर, स्क्रेपर आदि हैं अन्य उपकरण, क्लीवर, स्क्रेपर। अब भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण इंडियन जियोग्राफिकल सर्वे के अनुसार जो वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, उन्होंने क्या किया था, 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया। पहला दे दिया यानी इंपॉर्टेंट है, क्या हो गया, इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या था आपका, हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र जो थे विलियम किंग ने अति रमपक्कम से पूरा पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले, जो उनके मित्र थे। और वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन किए। और बेरन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। अब पूरा पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर 44 पूरा स्थल है। और उपकरणों के अतिरिक्त यहाँ पर क्या है, बेलन के लोहदा नाला के क्षेत्र और अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली। और संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है, जो कि ये जो प्रतिमा मिली ये संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। और फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फलक संस्कृति। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब बात करें उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। अब पूरा पाषाण काल का जो जीवन था पूर्णतः प्राकृतिक था। जो मानव वहाँ के रहते थे वो पूर्णतः प्राकृतिक थे। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे। उनका भोजन मांस तथा कंदमूल हुआ करता था, क्योंकि अब वो अगर प्राकृतिक रूप से हैं तो वो भोजन पकाकर अपना क्या करेंगे, मांस कंदमूल जो मिल जाए वही जंगल में खा लिया करते थे। तो अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे क्या करते थे, कच्चा मांस को ही खाते थे। वो अग्नि से परिचित नहीं थे उस टाइम। और मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। पहले क्या था, मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। उसके बाद इस काल के मानव और क्या थे, पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान इनको नहीं था। वो तो थोड़ा बाद में जाने के बाद क्या हुआ, उन्हें कृषि का ज्ञान हुआ। तो ये पूरा पाषाण काल चल रहा है, थोड़ा और आगे जाएंगे तो उन्हें इन सारी चीजों का ज्ञान होगा। उसके बाद भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब प्राप्त हुई थी, 1867 से 68 में। आर्किबाल्ड कार्नाइल ने विंध्य क्षेत्र में क्या किया, शैल चित्र की खोज की। अब मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। और भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। और गुजरात स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लघु पाषाण करणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले। मध्य पाषाण कालीन की बात करें तो महदाहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। और जी.आर. शर्मा ने महदाहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया, झील क्षेत्र, बुचड़खाना क्षेत्र, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। तो बुचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए।
और डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा सराय, नाहर सराय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण और आभूषण क्या हुए पाए गए। दमदमा में किए गए उत्खनन से के फलस्वरूप क्या हुआ, 41 मानव सावधान ज्ञात हुए। मगर पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से मिलाकर कुल आपके 41 मानव समाधान प्राप्त हुए और इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले और इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए। सराय नाहर एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए। ऐसी भी कुछ कंकाल तंत्र मिले जहाँ पर 4 मानव को एक साथ दफनाया गया था और यहाँ की कब्रें आवास के क्षेत्र के अंदर स्थित थी और कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। कैसी थी? छिछली तथा अंडाकार। क्वेश्चन बन सकता है। और मध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए। कितने? 17। और अमेरिका के ऑर्गन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखहिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। और पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। कब हुआ? मध्य पाषाण काल में। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुआ। उसके बाद मध्य पाषाण काल के मानव के शिकार करके मछली पकड़ के खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। जब उन्हें क्या हुआ था आपका, इसी मध्य पाषाण काल में ही उन्हें अभी हमने पढ़ा कि पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट, प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब यहाँ पर बात करें तो भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए, जिनमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। इसमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। किसको? भीमबेटका शैल चित्र को। अब आगे देखते हैं। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? नवपाषाण काल में। और इसी काल में क्या हुआ आपका, गेहूं की कृषि भी प्रारंभ हुई और नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ पर क्या हुआ, प्राचीनतम साक्ष्य मिले और यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। और यहाँ पर खोज से पूर्व क्या हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ यानी जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है इस टाइम, यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिल गए। अब अगर आगे बात करें तो चीन के यांगत्जा नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईस्वी पूर्व चावल उगाया गया और मक्का लगभग 6000 ईस्वी पूर्व। प्रथम साक्ष्य इसका कहाँ मिला? मैक्सिको में। बाजरा 5500 ईस्वी पूर्व, चीन में सोरघम 5000 ईस्वी पूर्व, पूर्वी अफ्रीका में राई, पूर्वी अफ्रीका में सोरघम, पूर्वी अफ्रीका में राई की बात करें तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में 5000 ईस्वी पूर्व में, और जई की बात करें तो 2300 ईस्वी पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। अब मेहरगढ़ के पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए और इसमें बात करें तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। आपका बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए। अब पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुफकराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफकराल का अर्थ क्या है?
कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा, इंपॉर्टेंट है। गुफक राल का अर्थ क्या है आपका? कुलाल अर्थात कुम्हार का गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। और चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नौपाषाणी का अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण भी प्राप्त हुए और यहाँ से हिरण के सींगों से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। उसके साथ ही नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगम कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए और पिकली हल उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले। और यहीं पर बात करें तो राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष है। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो पशुपालन मध्यपाषाण काल में और आग का उपयोग नवपाषाण काल में हुआ। अब धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ और पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसके साथ ही ताम्रपाषाणिक संस्कृति, इसी कारण इसको क्या कहा गया? ताम्रपाषाणिक संस्कृति। अब ताम्रपाषाणिक संस्कृति का अर्थ क्या हुआ? पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। क्या है? पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। अब भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई। अब आगे देखें। अब दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई। ये हैं अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलूंद। इनकी क्या हुए? पुरास्थलों की खुदाई हुई तो ये मिले। अब ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। अहाड़ का प्राचीन नाम तांबवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंदू, बालाथल, ओजियाना के घरों में चार दीवारी से घेरा गया है। अहाड़ के पास गिलुंदू के मिट्टी की इमारत बनी और कहीं कहीं क्या हुए? पक्के ईंट भी मिले। गिलुंदू में तांबे के टुकड़े मिलते हैं। जो गिलुंदू था उसमें तांबे के टुकड़े मिले हैं। अहाड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व ये अन्य ताम्रपाषाणी संस्कृतियों से क्या था? भिन्न था, क्योंकि यहाँ पर क्या था? दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड बने हैं। वहीं क्या था? इस पर लेप के ऊपर सफेद रंग से चित्रकारी की गई, जिसमें कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही। आगे देखते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरड़ और नवदा टोली प्रमुख स्थल थे। और नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणी पुरास्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था और यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोरों एवं वृत्ताकार घर मिले। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख क्या था? उत्तीर्ण है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। अब यहाँ पर बात करें तो इसके मृदभांडों के कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति के लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपने मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। यानी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए कौन सी संस्कृति जानी जाती है? तो मालवा संस्कृति। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ी देर में हम क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कायथा और एरड़ तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। और पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले, जोरवे, नेवासा, दैमाबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक। ये सभी पुरास्थल कहाँ हैं? आपके जारवे संस्कृति के हैं। कहाँ के? जारवे संस्कृति के। और 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। कौन है? दैमाबाद, गोदावरी का दैमाबाद। और ये लगभग 20 हेक्टेयर में क्या हुआ है? फैला हुआ है और जिसमें 4000 लोग रह सकते हैं। 20 हेक्टेयर में 4000 लोग।
और नेवासा यानी जो जोरवे संस्कृति स्थल से पर्सन का साक्ष्य क्या हुआ है, प्राप्त होता है। और टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। क्या चीज? टोटीदार पात्र। और महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों की अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य भी क्या हुए, प्राप्त हुए। इसके साथ ही आगे आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों के सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात की अवस्था में 1300 से 1000 ईस्वी पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और 1 वृत्ताकार। क्या है? 4 कमरे आयताकार और 1 कमरा वृत्ताकार। इंपॉर्टेंट। इनाम गांव में 130 से अधिक घर, यानी एनसीईआरटी के अनुसार 100 से अधिक। यहाँ पर 130 है, बशर्ते एनसीईआरटी के अनुसार 100। और इनके कब्रें पाई गई हैं, 100 से अधिक इनकी और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किला बंद है और खाई से घिरी हुई है। आगे देखते हैं। यहाँ शिल्पी पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे। उसके साथ ही सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिमी बंगाल के वर्धमान जिले के पांडुराजर ढिब्बी और वीरभूमि जिले में महिष दल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल है। और यहाँ पर कुछ अन्य पुरास्थल खुदाई हुई तो वे हैं बिहार, सेनुआर, सोनपुर, ताराडी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन। आगे बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियां और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले, याद रखिएगा इसको। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन यानी पशुपालन, कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, भैंस भी रखते थे। हिरण का शिकार भी करते थे और ऊंट के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज उनका गेहूं और चावल के अतिरिक्त बाजरे की भी खेती करते थे। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नियल, स्टेटाइट और क्वार्टज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई बुनाई भी जानते थे। चरखे और तकलियां मिली मालवा में। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे मिले। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा का प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में रूढ़ शैली से बने मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषभ धार्मिक पंथ का प्रतीक था, यानी साड़। उसके बाद आगे पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया, जबकि अन्य बच्चों के कब्रों में सामान्य तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। और महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में। ये भी इंपॉर्टेंट है। पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण समाधान एक्सीडेंटल बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्व भारत में आंशिक समाधान फ्रैक्शनल बरियल चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। काथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेती ताम्रपट्टी के शिखर झुंझुनू तांबे के समृद्धि खानों से निकट प्राप्त हुआ, इसके निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगलन कल्लू, मस्की हलूर आदि से
ताम्र पाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। उसके साथ ही दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। और भारत के सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के विभाग के रूप में गठित किया गया और 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में इससे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। अब आती है क्वेश्चन की बारी। यह पूछा है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2015 में कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। तो देखें, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। ये यूपीपीसीएस प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो थॉमसन ने, किसने किया था? थॉमसन ने। तो डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लिखित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? अच्छे से पता है कि मध्य पाषाण काल में हुआ था। कब? मध्य पाषाण काल में। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भारत के आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर, भीलवाड़ा के राजस्थान से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण कालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। पशुपालन के कहाँ मिले आपके? तो आदमगढ़ में मिले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? किस स्थल से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए महदहा से और सराय नाहार से। अभी हम पढ़ के निकले हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो मध्य पाषाण कालीन महदहा कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। जी.आर. शर्मा महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बुचड़खाना क्षेत्र, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। यहाँ पर बुचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए और सराय नाहार से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका सराय नाहार राज से और महदहा से। अभी हम इसका विस्तार से भी ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ? सराय नाहार से, दमदमा से, महदहा से, लंघनाज से। तो ये निकले हैं दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। तो जो मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहार, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ, तो दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान थे और 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। बाकी से समाधान क्या थे? एक एक कंकाल में मिले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। किस काल में प्रारंभ हुई थी खाद्यान्नों की? तो ये हुई थी नवपाषाण काल में। कब हुई थी? नवपाषाण काल में। और यही वो समय था जिसमें मनुष्य क्या करता था? कृषि कर्म से परिचित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिम नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा यानी होशंगाबाद नामक
पूरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से? तो सी है नर्मदा नदी घाटी से। अभी हमने ऊपर देखा, ये पूछा था 66 बीपीएससी में री एग्जाम में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, क्या था? गेहूं था, सॉरी जौ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। तो देखिए, आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया: जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घासों के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के उपदेश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। ये पूछा था आपका यूपीपीसीएस 1997 में प्री में। अब आगे बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए लहुरा देव से। कहाँ से? लहुरा देव से। तो नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 से 7000 ईस्वी पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। और नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कहाँ है? कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित। यहाँ 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। और माना जाता था कि उपयुक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में आपका क्या रहेगा? इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। ठीक, अगर विकल्प में है तो लहुरा देव रहेगा, वरना आपका क्या रहेगा? पूर्व की भांति कोल्डिहवा। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपके? तो मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी मेहरगढ़ से। ये कब पूछा था? मेंस 2007 में। और फिर ये पूछा था यूपीपीसीएस मेंस 2010 में। रिपीटेड क्वेश्चन देख रहे हैं आप। नेक्स्ट, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़। कहाँ से? मेहरगढ़। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। सेम 64th बीपीएससी में पूछा गया। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये भी मिले हैं मेहरगढ़ से ही। तो देखिए, दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ में मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व 7000 ईस्वी पूर्व, जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रम से 4000 से ईस्वी पूर्व से 3500 ईस्वी पूर्व है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो ये है बागोर, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देखें, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल से। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। किसको कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को।
और इसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो याद रखें, ये नाम बड़ा इम्पोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है आपका आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृत भांड मिले हैं जिन पर समानता सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो देखिए, हाँ ये जानते थे, लेकिन हाँ ये चावल से परिचित नहीं थे, लेकिन गलत बात है, चावल से परिचित थे, ये जौ गेहूँ से भी परिचित थे। तो इसका 1, 3 और 4 से ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, यहाँ पर ये चावल गेहूँ जौ से परिचित थे और यहाँ पर इनकी अर्थव्यवस्था क्या थी, जो तांबा था उसी को गलाकर जो काम करते थे वो उनकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये है आपका मेहरगढ़। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ये किया था एच.डी. सांकलिया ने। किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने। तो बात करें नौदा टोली मध्य प्रदेश उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने कराया था और यह स्थल महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणी ग्राम स्थल है जिसकी तिथि ईस्वी पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई। नेक्स्ट, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है तो मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। किसके रूप में? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। तो नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है वृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से भी जाना जाता है, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, होड स्टोन, कंदराय, मेहिर। नेक्स्ट है, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणी के स्थल से संबंधित है? तो यह है संगन कल्लू। तो कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राग के टीले प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। तो देखें, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए श्रेष्ठ उदाहरण है और गुफाओं में जीवन के विविध रंगों के पेंट के रूप में उकारा गया है, जिसमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है जिसमें 133 चित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो पता है अच्छे से भीमबेटका, वही क्वेश्चन बस रिपीटेड है, उत्तराखंड यूडीए एलडीए में पूछा गया। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये अब्दुल्लागंज रायसेन में। कहाँ? अब्दुल्लागंज रायसेन में। नेक्स्ट, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र पाए गए हैं? भीमबेटका, यूपीपीसीएस प्री 2008। क्वेश्चन देखें, सब जगह पूछा गया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, मस्ट। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो वी.एस. वांककर। यहाँ पर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में वी.एस. वांककर ने की थी
और यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्र को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। भीमबेटका को किसने खोजा? ये देखें 2020 में पूछा है और ये MPPCS प्री 2020 में पूछा है, सेम क्वेश्चन। तो ये किसने किया था? डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर। किसने? विष्णुधर वाकड़कर। नेक्स्ट, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हस्तिनापुर में। कहाँ पर? हस्तिनापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, गंगा यमुना दोआब के सांस्कृतिक परंपरा संभव उस संस्कृति के साथ शुरू हुई जिससे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरोवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया। और बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया और वहीं इसका नामकरण हुआ। और ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो ये लोग क्या करते थे? आपका उत्तर से दक्षिण की ओर करते थे। किधर? उत्तर से दक्षिण की ओर। तो महाराष्ट्र के ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदौली, इनामगाम आदि पुरस्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाते का साक्ष्य मिला। और कब्र में मिट्टी की हंडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ? तो यह है बुर्ज होम। तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नौपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ। गर्तावास यानी गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाने का साक्ष्य मिला है? तो यह है बुर्ज होम। क्या है? बुर्ज होम। नेक्स्ट, गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? बुर्ज होम से। नेक्स्ट, ऐतिहासिक स्थान है, ख्याति के कारण है। बुर्ज होम, चंद केतुगढ़ और गणेश्वर। तो अभी अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? कौन सा सही सुम्मिलित है? तो चंद्रकेतुगढ़। शैलकृत देव मंदिर बुर्ज होम उसके लिए नहीं जाना जाता, वो किस चीज के लिए जाना जाता है आपका? अभी आपने ऊपर देखा किस चीज के लिए जाना जाता है। ये आपका गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से, न कि शैल चित्र के। ठीक, शैलकृत देव मंदिर के। तो ये क्या हुआ? दूसरा और तीसरा आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी IAS प्री 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो बुर्ज होम नामक नौपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है और उसकी खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है, न कि शैलकृत देव मंदिर की। और चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर जो आपका विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है, यहाँ से ऐतिहासिक कला टेराकोटा के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि शैल, तत्कालीन शिल्प कौशल और एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है और इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर जो रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र बाड़ाग्र मछली पकड़ने का कांटा, विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये मिले हैं लेखहिया। कहाँ से? लेखहिया से। तो देखें, डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक
लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुछ सुरक्षित हालत में हैं और कुछ क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। और अमेरिका के ऑर्गन विश्वविद्यालय के RN लुकास के अनुसार लेह खिया कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में से एक अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो विंध्य क्षेत्र के पूरा पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो GR शर्मा ने सराय नाहर ट्राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो यह है संस्कृति का। संस्कृति मंत्रालय का एक विभाग है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, जो 1814 से 1893 ईस्वी में एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया और उन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? यह है भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। तो ये खत्म हुए पाषाण काल। अब आएंगे सिंधु सभ्यता संस्कृति। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और इसके क्वेश्चन भी करेंगे। अब इसके साथ साथ ही एक टेस्ट सीरीज डेली आएगा, आप इसको पढ़ो प्लस टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। फुल टेस्ट ध्येय IAS का हो, दृष्टि IAS का हो, किसी भी कोचिंग से का हो, एक टेस्ट सीरीज रो आर का डेली आएगा, आप उसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाए जाएंगे। इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो जा रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।